Hello everyone. So next topic is static and dynamic. Okay, economic statics and economic dynamics. So far we have studied about meaning and nature of economics, scope of economics, and deductive versus inductive. Now we'll go through static and dynamic economics. Okay. So ओके सो व्हाट इज इकोनॉमिक स्टैटिक्स। इकोनॉमिक स्टैटिक्स क्या होता है? ठीक है, इकोनॉमिक स्टैटिक्स वो होता है कि जिसमें कि हम स्टैटिक यानी स्थिर रिलेशनशिप को एनालाइज करते हैं विद रिस्पेक्ट टू रेलेवेंट वेरिएबल्स। ठीक है, कुछ वेरिएबल्स हो, जैसे कि हम किसी दो चीज़ के बीच में प्लॉट ड्रॉ करते हैं, फिर दो चीज़ के बीच में रिलेशनशिप ढूंढते हैं, ये मान के कि कोई जो तीसरी चीज़ है वो उसको इफेक्ट नहीं कर रही है। ओके, जैसे डिमांड और प्राइस को आपने मान लिया, वो कैसे एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं, और हमने ये नहीं देखा कि वो हमने ये एजम्पशन कर लिया कि टाइम के अकॉर्डिंग वो वेरी नहीं कर रहा है। सो दैट स्टैटिक एनालिसिस और स्टैटिक थियरी इज अ स्टडी ऑफ स्टैटिक रिलेशनशिप बिटवीन द रेलेवेंट वेरिएबल्स। ओके, उसको स्टैटिक इसलिए बोलते हैं कि बिकॉज इट रिलेट्स टू द सेम पॉइंट ऑफ टाइम टू द सेम पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि टाइम जैसे जैसे चेंज होता है, ओके, उसकी जो रिलेशनशिप है वो चेंज नहीं, हम ये मान के चलते कि टाइम उसमें कांस्टेंट है। सो अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स इज सेड टू बी स्टैटिक इफ वैल्यूज ऑफ इकोनॉमिक वेरिएबल्स रिलेट टू द सेम पॉइंट ऑफ द टाइम और सेम पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, इससे हमें ये हेल्प मिलती है, क्योंकि देखो जब टाइम वेरी होता है और सब चीज़ें सारे पैरामीटर्स अगर वेरी होते तो उस टाइम पे किसी सिचुएशन को एनालाइज करना आसान नहीं होता। ठीक है, तो इससे हमें क्या फ़ायदा मिलेगा कि कोई कॉम्प्लेक्स फिनोमिना को अगर हमें समझना है तो पहले हम उसमें किसी एक चीज़ को कांस्टेंट मान के चलेंगे और फिर उसे ग्राफ से एनालाइज करेंगे तो कैसे वो एक स्मॉल लेवल पे कैसे इफेक्ट कर रहा है, और इससे क्या होगा कि कॉम्प्लेक्स फिनोमिना को हम इजीली समझ पाएंगे। सो इट मेक्स अदरवाइज कॉम्प्लेक्स फिनोमिना सिंपल एंड ईजियर टू हैंडल। ठीक है, जैसे कि अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स से बिलोंग करते हैं तो कंट्रोल सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं, जब भी किसी सिस्टम का एनालिसिस करते हैं, हाँ आप सबने बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तो सबने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, तो वहाँ पे एक्चुअल में हम लोग क्या करते हैं, हम सिस्टम को मान के चलते हैं कि वो लीनियर टाइम इनवेरिएंट है। ठीक है, यानी कि टाइम के हिसाब से उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो चेंज नहीं हो रहे, इसलिए उससे फिर हम सर्किट एनालिसिस करते हैं। बट एक्चुअल में इट इज़ नॉट सो, रियल केस इज डिफरेंट, बट टू एनालाइज we put our system into real time linear time invariation and then we solve the circuit theory. Okay, ठीक है, economic statistics is to establish an important causal relationship between certain variables. It becomes easier if we assume other forces or factors are constant। जैसे कि मैंने पहले कहा है कि इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स में जो अदर फोर्सेस हैं और फैक्टर्स हैं उनको कांस्टेंट मान लिया जाता है, नॉट दैट दे आर इनर्ट, यानी कि ऐसा नहीं है कि वो उन फैक्टर से इकोनॉमी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, लेकिन बट इट फॉर द टाइम इट इज़ हेल्पफुल टू इग्नोर देयर एक्टिविटी। ठीक है, चीज़ों को एनालाइज करने के लिए उनकी एक्टिविटी को इग्नोर किया जा सकता है। ठीक है, स्टैटिक एनालिसिस वी इग्नोर द पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है, इन स्टैटिक एनालिसिस हम टाइम के पैसेज को इग्नोर करते हैं एंड सीक टू एस्टैब्लिश द causal relationship between certain variables relating to same point of time, assuming some determining factors as remaining constant. Okay, वहीं इकोनॉमिक डायनेमिक्स टोटली इसका अपोजिट होता है। इसमें हम ये कह सकते हैं कि वेरियस वेरिएबल कैसे टाइम के हिसाब से चेंज होते हैं। सो इकोनॉमिक डायनेमिक्स एज हैव ऑलरेडी टोल्ड that is more realistic method of analyzing the behavior of the economy or certain economical variable through time. Suppose करो इस इक्वेशन में s of t is equal to s of t is a function of p of t minus 1. So s of t इसमें क्या है, supply of good at a time t, ठीक है, and p of t minus 1 is price in the preceding period। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है कि जो हमारा सप्लाई है वो किस हिसाब से मैटर कर रहा है कि पहले उसकी प्राइस कितनी थी।
ठीक है, पहले टाइम में उसकी प्राइस कितनी थी उस हिसाब से उसकी सप्लाई मैटर करेगी। सो सपोज आपने कोई चीज़ खरीदी, ठीक है, उसका कुछ प्राइस था, ओके, सपोज वो कम प्राइस में बेची जा रही है, सपोज वो कम प्राइस में बेची जा रही है, तो लोगों की डिमांड बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई तो लोग ज़्यादा प्रोडक्शन वालों को ज़्यादा सप्लाई करनी पड़ेगी। तो सप्लाई इज डिपेंडेंट ऑन द प्राइस विच इज बीन डिसाइडेड अर्लियर। So likewise, if we grant the quantity demanded D of a good in a period T, a function expected price succeeding the price T plus 1. इसी तरह से हम डिमांड की भी एनालिसिस कर सकते हैं। C of T is a function of Y of T minus 1. So इस तरह की मैक्रो इकोनॉमिक्स जब एक डायनेमिक रिलेशनशिप में आती है तो इसको हम मैक्रो डायनेमिक्स भी बोलते हैं। ओके, ऑल्सो we can say that an economic can said to be in dynamical system when the various variables in it such as output, demand, prices have the values at any time dependent on their values at some other time। ठीक है, इसमें क्या बेसिकली हम कह रहे हैं कि आउटपुट, डिमांड, प्राइसेस, ये जो वेरिएबल्स हैं इनमें से एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल से इस तरह रिलेटेड है, या तो वो प्रीवियस टाइम में रिलेटेड है या फिर वो आने वाले टाइम में रिलेटेड है, यानी कि उसके ऊपर जो इफेक्ट पड़ेगा वो टाइम के वेरिएशन से भी डिपेंडेंट करेगा। ठीक है, जैसे कि हमने पहले भी समझा चुका है। सो इफ़ यू नो देयर वैल्यूज एट वन मोमेंट ऑफ टाइम, जाहिर सी बात है अगर आपको उसकी वैल्यू एक मोमेंट ऑफ टाइम में पता है तो आप दूसरे मोमेंट ऑफ टाइम में उसकी वैल्यू बताने में सक्षम हो सकेंगे। सो इफ़ यू नो देयर वैल्यूज एट वन मोमेंट ऑफ टाइम you should be able to know their values at subsequent points of time. So what are the needs and significance of economic dynamics? So first of all, basic need is to make the theory realistic. So in the real world, various key variables such as price of goods, output of goods, income of people, investment and consumption, ये सब टाइम के अकॉर्डिंग सब चेंज होता है। ठीक है, प्राइस ऑफ गुड ऐसा तो नहीं कि किसी एक गुड का प्राइस हमेशा के लिए सेम रहता है, नहीं ना, हार्डली 100 में से 0.1% ऐसे चीज़ें होंगी जिनका प्राइस आज भी सेम है। हर एक वस्तु का प्राइस ऑलमोस्ट चेंज हो चुका है। देन आउटपुट ऑफ गुड्स, आज किसी चीज़ का उत्पादन कम है तो ज़रूरी नहीं कि कल भी उसका उत्पादन कम हो, उसका उत्पादन कल ज़्यादा हो सकता है। इनकम ऑफ द पीपल, इनकम ऑफ द पीपल इज ऑल्सो नॉट कॉन्स्टेंट। ओके, इन्वेस्टमेंट, कंजप्शन, ये सब टाइम के अकॉर्डिंग सब चेंज होते रहते हैं। सो देयर इज अ लैग इन द रिस्पॉन्स ऑफ सम वेरिएबल्स टू द चेंजेस in the other variables which make it necessary that dynamic treatment should be given to them। ठीक है, so इन changes की वजह से there is some lag। okay, और अगर हम उस lag को नहीं समझेंगे तो हम इकोनॉमी को ठीक से तरीके से एनालाइज नहीं कर पाएंगे, इसलिए ज़रूरी है कि हमें इसे डायनामिक ट्रीटमेंट देनी चाहिए। Besides, it is known that from the real world that the values of certain variables depend upon the rate of growth of other variables। ठीक है, रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता कि कोई भी एक चीज अकेली ही चल रही है। इफ समथिंग इज गोइंग, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट प्राइस, ओके, सो एट अ टाइम एक्चुअली यू आर टॉकिंग अबाउट सप्लाई एंड डिमांड ऑल्सो। ओके, सो प्राइस इज नॉट इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इट इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, इट डिपेंड्स ऑन द ग्रोथ ऑफ अदर वेरिएबल्स। ठीक है, तो इसलिए हमें इकोनॉमिक को डायनेमिक रूप से देखना चाहिए। सिमिलरली द डिमांड फॉर गुड में डिपेंड अपॉन द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइसेस। Okay, thank you।